कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। नीमा और रचना बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद शेखर आ गया। वो कुछ बैग लेकर आया था। रचना शेखर के पास आई। नीमा लिविंग रूम में ही बैठी रही। शेखर ने उसे बैग दिए और कहा, ये कुछ चीज़ें हैं, सब तुम्हारे लिए है, देख लेना, नीमा को जो देना होगा दे देना। रचना बैग अंदर ले गई। उसने बैग खोल कर देखे, सब में अलग अलग डिज़ाइन के पर्स थे। उसने एक पर्स नीमा के लिए ले लिया, फिर वो बैग नीचे डाइनिंग रूम में चेयर पर रख दिया। उसने देखा नीमा और शेखर लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। रचना वहाँ गई तो शेखर बोला, नीमा को कुछ खिलाया या नहीं? हाँ जीजाजी, मैंने खा लिया था। अच्छा रचना, अब मैं चलती हूँ, नीमा बोली। नीमा थोड़ी देर और रुक जाती, रचना ने मासूमियत से कहा। नहीं, बहुत देर हो गई है, माँ वेट कर रही होंगी, फिर किसी दिन आ जाऊंगी, नीमा बोली और उठकर चल दी। रचना जल्दी से बैग उठा लाई। उसने वो नीमा को दे दिया। नीमा ने लेने से मना कर दिया तो शेखर बोला, देखो नीमा, तुम हमारे घर पहली बार आई हो, हमारा देना बनता है। अब अगर शिखा दीदी आती तो उन्हें भी हम देते, तू भी उसी तरह हो। रचना ने भी कहा, अगर मना करोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रचना के ऐसा कहने से उसने झट से ले लिया। शेखर ने ड्राइवर को उसे छोड़ने भेज दिया। वो लोग अंदर आ गए। रचना बोली, आप इतने पर्स क्यों लाए? नीमा के लिए लिया तो तुम्हारे लिए भी ले आया। उसके लिए लाना था तो बस उसके लिए ले आते, मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी? रचना बोली। वो जतिन बोला कि अगर किसी लड़की के लिए गिफ्ट लो तो पत्नी के लिए भी ले लेना चाहिए, नहीं तो वो नाराज़ हो जाती है। शेखर ने भोलेपन से कहा। क्या आपको लगा मैं नाराज़ हो जाऊंगी? मैं नहीं होती। अगर लाना भी था तो एक ले आते, तीन क्या करने थे? रचना हंसते हुए बोली। चलो अब ले आया हूँ। उसने जैसे ही रचना की तरफ ध्यान से देखा, वो उसके पास आया और उसका चेहरा पकड़कर ऊपर करके बोला, ये क्या है? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हुआ है? तुम रोई हो? रचना ने मुंह नीचे करके कहा, कुछ नहीं, वो नीमा से मिलकर रोना आ गया था, खुशी के मारे रोना आ गया था। ऐसा लगता तो नहीं, खुशी से कोई ऐसा रोता है, चेहरा ऐसा कर रखा है, आंखें लाल हो गई है। मुझसे एक वादा करो कि आगे से रोओगी नहीं, खुशी से भी नहीं। रचना ने आंखें भरकर उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा चलो आप कपड़े बदल लो, मैं चाय के लिए कहती हूँ, बैठकर चाय पीते हैं। शेखर के जाने के बाद रचना सोचने लगती है कि ये इतना प्यार करते हैं तो मैं ही पागल हूँ जो इतना सब सोच कर रोती रही। ये मुझे नाराज़ करने से भी डरते हैं और मैं यूं ही सोचे जा रही थी कि ये मुझे तलाक दे देंगे। नहीं, ये ऐसे नहीं है। अब रचना को कॉलेज में कोई कुछ नहीं कहता था। शेखर का कॉलेज में 1 महीना पूरा हो गया था, वो अब कॉलेज नहीं आता था। रचना पूरे मन से पढ़ रही थी। उसके एग्ज़ाम हो रहे थे। पेपर के बाद वो नीमा को भी पढ़ाया करती थी। नीमा घर से पढ़कर आती थी, जो पूछना होता था वो पेपर के बाद रचना से पूछती थी। अब उनका आखिरी पेपर था, जो उन्हें सारा ही आता था। रचना को माँ के घर गए कई दिन हो गए थे। उसने सुबह ही शेखर को बता दिया था कि वो स्कूल से सीधा पापा के रेस्टोरेंट चली जाएगी। वो ऐसा ही करती थी। तब भी मम्मी पापा से मिलने का दिल करता था तो वो स्कूल से सीधा वहाँ पहुँच जाती थी। शेखर छुट्टी होने पर वापसी में उसे ले आता था। उनकी शादी को 3 महीने से ऊपर हो गया था। दोनों में बहुत प्यार हो गया था। शेखर उसे एक दिन भी खुद से दूर नहीं छोड़ता था। कॉलेज से छुट्टी होते ही रचना नीमा के साथ पापा के रेस्टोरेंट आ गई। मम्मी पापा और राजू उससे मिलकर बहुत खुश हुए। बेटी अपने घर खुश रहे, माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। माँ उसे लेकर घर आ गई। नीमा भी उनके साथ थी। उसने अपने घर फ़ोन करके कह दिया कि वो रचना के घर जा रही है। रचना और नीमा इधर उधर की बातें करते रहे। माँ ने रचना की पसंद का खाना बनाया। रचना खुशबू सूंघते ही भागकर माँ के पास आई और बोली, मम्मी पनीर तो मैं भी बनाती हूँ, पर आप जैसा पनीर मुझसे नहीं बनता। ये खुशबू मेरे खाने से नहीं आती। माँ कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा दी। रचना पास खड़े होकर सीखने लगी। फिर रचना ने माँ और नीमा के साथ बैठकर खाना खाया। माँ ने बताया, रचना पता है, सारे रिश्तेदार और पड़ोसी हैरान हैं कि हमें शेखर जैसा जमाई कहाँ से मिल गया। मैंने भी कह दिया, इसके लिए मेरी रचना जैसा अच्छा होना चाहिए।
रचना और नीमा हंस दिए। तब माँ ने रचना से पूछा, तेरे दादाजी ठीक हैं, कैसे हैं अब? हाँ जी ठीक हैं, उस दिन गए थे, बहुत खुश थे, वो कह रहे थे आया करो, पर इनके पास टाइम ही नहीं होता, जाया ही नहीं जाता, मुझे अकेली को जाने नहीं देते। रचना बोली, हाँ आंटी जी, शेखर जी से कहना कि इसे एक दिन तो यहाँ छोड़े, हम बाजार वगैरह जा आए, बेचारी आते बाद में लेने पहले आ जाते हैं। नीमा बोली, ठीक है नीमा, लड़कियों को अपने घर से ही प्यार करना चाहिए, और वो कहीं रहने नहीं देता तो इसका मतलब है कि वो इसे इतना प्यार करता है। ये अच्छी बात है, यहाँ का क्या है, आकर मिल जाती है, इतना ही बहुत है, माँ ने समझाया। वो लोग बातें कर रहे थे कि शेखर आ गया। नीमा बोली, लो आ गए जीजाजी। शेखर ने रचना को ऐसे देखा मानो पहली बार देख रहा हो। चाय पीकर वो घर को चल दिए। माँ ने पनीर की सब्जी पैक कर दी थी, रचना साथ में ले आई। कार में बैठते ही शेखर बोला, ये क्या, तुमने खाना तो खा लिया था, फिर भी सब्जी उठा लाई? मुझे माँ के हाथ की सब्जी पसंद है, आप खाकर तो देखना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, रचना ने बच्चों की तरह कहा। शेखर ने उसके गाल खींचकर कहा, अच्छा मेरी माँ। दोनों घर पहुंचे तो माँ आंटी ने दरवाज़ा खोलते ही बताया, सर आपको कोई मिलने आई है। दोनों जल्दी से अंदर आ गए। शेखर अभी डाइनिंग रूम और लिविंग रूम के बीच में ही था कि कोई लड़की भाग कर आकर उसके गले लग गई। कैसे हो शेखू, देख लो, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी ना कि तुम ही फ़ोन करते हो, तुम ही सरप्राइज़ देते हो, लो आज मैंने सरप्राइज़ दे दिया। इतने दिन निकल गए, तूने फ़ोन क्यों नहीं किया? उसने शेखर की गले में बाहें डाले लटकते हुए कहा। रचना थोड़ा पीछे रह गई थी। जैसे ही उसने मुंह उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। ये कौन लड़की है जो शेखर के गले लग गई है? लड़की का चेहरा उसको नहीं दिख रहा था, वो आगे बढ़ रही थी। तभी शेखर ने उसकी बाहों को हटाते हुए कहा, तान्या तुम कब आई? तान्या का नाम सुनते ही रचना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई। उसे वो फोटो याद आ गई। उसकी धड़कन मानो रुक गई हो। वो एकटक उन दोनों की तरफ देख रही थी। शेखर ने रचना की तरफ देखा और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर तान्या के पास ले गया और बोला, तान्या ये मेरी धर्म पत्नी है रचना, 3 महीने पहले हमारी शादी हुई है। फिर रचना की तरफ देखकर बोला, रचना ये मेरी क्लासमेट है तान्या। उसने रचना का उड़ा हुआ रंग देखकर यही कहना ही बेहतर समझा। ये सुनकर रचना को तो हौसला मिला, लेकिन तान्या का मुंह देखने लायक था। वो बोली, तुमने शादी की और मुझे बताया भी नहीं शेखू, मैं कोई गिफ्ट ले आती। गिफ्ट की कोई बात नहीं है, आप आई हैं तो खाना खाकर जाइएगा, रचना बोली। वो असल में मैं तो यहीं रहने आई थी, मेरा यहाँ शेखर के सिवा कोई नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ, तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तान्या ने मासूमियत से कहा। शेखर ने उसी वक्त कहा, शहर में बहुत से होटल हैं, कहीं भी जाकर रुक जाओ। शेखर ये सब तुम रचना के कारण कह रहे हो ना? मुझे पता है रचना ऐसी नहीं है, वो मुझे यहाँ रख लेगी। वैसे भी इतने कमरे हैं, कहीं पड़ी रहूँगी। क्यों रचना? तान्या ने रचना से कहा। शेखर रख लो, वो गेस्ट रूम में रह लेगी, रचना ने कहा। तुम जैसे चाहे कर लो, बाद में मुझसे शिकायत मत करना, शेखर बोलकर चला गया। रचना ने तान्या को नीचे वाले गेस्ट रूम में ले गई। रचना ने आंटी को पूछा, इन्हें कुछ चाय पानी दिया है? हाँ चाय दे दी थी, आप लोगों के लिए बनाऊं? आंटी ने तान्या की तरफ घूर कर देखा और रचना से पूछा। हाँ बना दीजिए, मैं भी कपड़े बदल लूँ। अरे हाँ, उस डिब्बे में पनीर की सब्जी है, अंदर रख देना, रात को गर्म कर देना। रचना जाने लगी तो आंटी ने उसे बुलाकर कहा, मैडम मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ जी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं, कहिए क्या कहना है। मैडम मैंने सर को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए कहना चाहती हूँ। ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगी, जिस तरह से ये आपको देख रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। इसे ज़्यादा दिन यहाँ न रहने देना, ये आप लोगों का घर उजाड़ देगी, आंटी ने धीरे धीरे कहा। ठीक है आंटी जी, मैं ध्यान रखूँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। फिर अब तो आप भी मेरे साथ हैं, रचना ने पूरे हौसले के साथ कहा और बोलकर वो शेखर के पास चली गई। शेखर कपड़े बदल कर बेड पर बैठा था। रचना उसके पास गई तो वो बोलना शुरू हो गया, जब मैं उसे जाने के लिए कह रहा था तो तुमने रुकने को क्यों कहा? वो रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं क्या करती, फिर आपकी क्लासमेट भी तो है, रहकर चली जाएगी, नाराज़ क्यों होते हो? वो तो बड़े प्यार से गले लग कर मिली थी और आप ऐसा कह रहे हो।
रचना चाहती थी कि वो सब सच बता दे। शेखर को लगा कि रचना को गलत शक न हो, इसलिए बोला, ठीक है, जैसा करना है कर लो, पर उसकी वजह से बाद में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई तो आपने शुरू कर दी है, बिना वजह यूं ही मुझसे नाराज हो रहे हो। रचना ने मुंह बनाकर कहा। अरे मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ, इधर तो आओ, कहकर शेखर ने रचना को पकड़कर गले से लगा लिया। रचना खुद को छोड़ने को कह रही थी, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। शेखर बोला, धत तेरी की, जाकर दरवाज़ा खोलने लगा। रचना हंसते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। दरवाजे पर आंटी थी, वो चाय लेकर आई थी। शेखर चाय लेकर अंदर आ गया। उसने चाय टेबल पर रखी और रचना की तरफ देखा। रचना हंसे जा रही थी, वो भी हंसने लगा। रात को डिनर के वक्त रचना और शेखर जब नीचे आए तो तान्या उनसे पहले ही टेबल पर बैठी थी। वो रचना की चेयर पर बैठी थी। रचना को आदत थी शेखर के लेफ्ट साइड में बैठने की, तो शेखर ने उसे उठाकर दूसरी साइड बिठा दिया और बोला, तान्या, ये जगह रचना की है, तुम कहीं और बैठो और आगे से कभी इस सीट पर न बैठना। तान्या ने मुंह बनाकर रचना की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ बैठ गई। सबने चुपचाप खाना खाया। खाना खाते वक्त शेखर का सारा ध्यान रचना पर ही था। उसने तान्या की तरफ देखा भी नहीं। तान्या जल्दी ही उठ गई और बोली, शेखर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कोई। शेखर मना करने लगा था, फिर रचना की तरफ देखकर वो बोला, खाना खाकर बात करते हैं। तान्या ओके कहकर चली गई। खाना खाकर वो बोला, तुम भी चलोगी साथ? नहीं, मैंने क्या लेना है, उसने तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। रचना बोली, ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, शेखर ने कहा। रचना अपने कमरे में चली गई। शेखर लिविंग रूम में गया और तान्या को भी वहीं बुला लिया। तान्या बोली, शेखर, ये सब क्या है? एक तो तुमने मुझे बताए बिना शादी कर ली, मुझे धोखा दिया। दूसरे, तुम उस लड़की से इतना प्यार दिखा रहे हो, तुम्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। क्यों? तुम्हारी फिक्र मैं क्यों करूं? मैं अपनी पत्नी की चिंता करूंगा, तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? शेखर, तुम मुझे इतना प्यार करते थे और मेरे लिए हर वो काम करते थे जो तुम अब उसके लिए कर रहे हो। तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब तुम्हें इससे प्यार हो गया है। तान्या रोते हुए बोली, प्यार? हाँ, मुझे प्यार था, पर तुमने कभी कदर नहीं की, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था, वो तुम्हें मिल रहा था। तुमने कभी मुझे फ़ोन किया, कभी पूछा कि मैं कैसा हूँ? हर बार मैं ही फ़ोन करता था और मैं ही मिलने जाता था। तुम सिर्फ उस वक्त आती जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती थी, नहीं तो तुम सालों साल नहीं आती थी। अब भी पैसे ही लेने आई होगी, शेखर गुस्से में बोला। शेखर, तुम मुझे ऐसा समझते हो? मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कम लेती हूँ। वो तो मैं तुम्हारा प्यार समझकर रख लेती थी, अब और नहीं। लौटा दूंगी तुम्हारा पैसा, अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगी, तान्या बोली। तो जाओ, रोका किसने है? शेखर बोला और ऊपर अपने कमरे में चला गया। तान्या उसी वक्त अपना बैग लेकर जाने लगी। आंटी ने भी जाने दिया, उसे रोका नहीं और वो चली गई। शेखर ऊपर आया तो रचना ने कुछ नहीं पूछा। शेखर ने रचना की तरफ देखा, फिर बोला, कुछ पूछोगी नहीं कि उसने क्या बात करनी थी? नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे नींद आ रही है, सो जाओ आप भी, कहकर रचना आंखें बंद करके सो गई। शेखर ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी सो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो गए। दोनों कसमकस में थे कि क्या बात करे। रचना नहीं चाहती थी कि वो शेखर से पूछे और उसके मुंह से वो बातें सुने जो उसने फोटो के पीछे पढ़ी थी। वहीं शेखर सोच रहा था कि रचना पता नहीं क्या सोच रही होगी, मैं उसे कुछ तो दिलासा दूं। वो खुद से चाहता था कि रचना उससे पूछे तो वो बताए। वो नीचे से यही सोचकर ऊपर आया था कि रचना को सब सच बता देगा, पर उसने तो पूछा ही नहीं। उसे ये शांति तूफान के पहले की शांति लग रही थी। फिर शेखर रचना की तरफ मुड़ा और उसे अपने गले से लगाकर सो गया। रचना भी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन सुबह रचना उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। आज उसका लास्ट पेपर था। उसने बेशक शेखर से कुछ नहीं कहा था, पर उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पर उसने पूछा कुछ नहीं था। अब वो खुद को शांत रखना चाहती थी। शेखर भी तैयार हो गया था। एक अजीब सी शांति थी। रचना नीचे जाने लगी तो शेखर ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, एग्ज़ाम के बारे में सोच रही थी। आप कुछ मत सोचिए, मेरे मन में कुछ नहीं है, रचना बोली। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, शेखर बोला। रचना ने थैंक यू कहा। फिर दोनों नीचे खाना खाने आ गए।
टेबल खाली था। रचना ने सोचा कि तान्या अभी उठी नहीं होगी। उसने शेखर की तरफ देखा, वो चुपचाप बैठा था। वो भी बैठ गई। आंटी ने आकर बताया, सर वो तान्या जी चली गई हैं। क्या, कब? रचना ने हैरान होकर पूछा। कल रात सर से बात करने के बाद, आंटी ने कहा। दोनों कार में जा रहे थे तो शेखर ने बताया, हम बात कर रहे थे तो मैंने उसे जाने को कह दिया। अच्छा ही हुआ वो चली गई। रचना ने उसकी बात सुन तो ली, पर उसके मन में कई सवाल थे जो वो पूछना चाहती थी, पर वो बोल नहीं पाई। उसे अपने रिश्ते की फिक्र थी। वो सोच रही थी कि अगर शेखर ने बताना होता तो वो बता देता। शेखर भी अपना रिश्ता बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सच सुनकर रचना के मन में कोई शक पैदा हो। अगर उसे पता होता कि रचना को सब पहले ही पता है तो वो बात क्लियर करता। शेखर उसे कॉलेज छोड़कर चला गया। वो कॉलेज आ गई। पेपर बहुत ही आसान था। वो दोनों पेपर देकर बाहर आ गई थी। नीमा ने देखा कि रचना आज चुपचाप सी थी। उसने रचना से पूछा, तेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं, पेपर तो इतना आसान था। फिर मुंह ऐसे क्यों बना रखा है? नीमा, कल वो फोटो वाली तान्या घर आई थी। शेखर ने कहा कि ये उसकी क्लासमेट है। वो कहती कि उसका शेखर के बिना इस शहर में कोई जानकार नहीं है। वो हमारे घर पर रहना चाहती थी, पर शेखर उसे रखना नहीं चाहता था। फिर उसने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैंने रख लिया, रचना ने बताया। तेरा दिमाग खराब है। जब जीजा जी ने मना किया तो तूने क्यों रखा? अच्छा फिर क्या हुआ? नीमा बोली। फिर रात के खाने पर पहले तो वो मेरी सीट पर बैठ गई तो शेखर ने उसे बताकर उठा दिया, लेकिन फिर उसके कहने पर शेखर ने खाना खाने के बाद उससे बात की। इनमें पता नहीं क्या बात हुई कि वो रात को घर छोड़कर चली गई, रचना बोली। क्या क्या हुआ? नीमा बोली। उसी बात के बारे में तो सोच रही हूँ। शेखर ने बताया कि मुझे वो पसंद नहीं। मैं उसे जाने को कहा, वो चली गई, रचना बोली। क्या? सुन रचना, देख तू जीजा जी पर भरोसा रख, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। बाकी फालतू की टेंशन मत ले। देख वो जीजा जी आ गए, नीमा ने दूर खड़ी शेखर की कार देखकर कहा। शेखर रचना को घर छोड़ने आया। पहले वो कभी ड्राइवर या जतिन को भी भेज देता था, पर आज खुद ही आया। उसने रचना की तरफ देखा और पूछा, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ, आसान ही था। अब छुट्टियां हो गई हैं, अब क्या करोगी? शेखर बोला। घर पर रेस्ट करूंगी, रचना बोली। मेरे साथ कंपनी चलो। ना बाबा, इतनी सरखपाई मेरे बस की बात नहीं है, रचना ने हंसते हुए कहा। वो उसे घर छोड़कर चला गया। रचना ने सोच लिया था कि वो तान्या के बारे में कोई बात नहीं पूछेगी। वो आराम से टीवी देखने लगी। उसे फ्री टाइम में टीवी देखना बहुत पसंद था। यूं ही दिन गुजरने लगे। तान्या के जाने के बाद से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खाने को देखकर और उसकी स्मेल से भी उल्टी आ रही थी। शेखर अपने काम में बहुत बिजी था और पिछले 2 दिन से वो रात को लेट आता और सुबह जल्दी निकल जाता था। उसे रचना से बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। रचना ने भी उसे कुछ नहीं बताया और सोचा कि ये बिजी है तो वो खुद ही हॉस्पिटल हो आती है। वो हॉस्पिटल गई। उसने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर, कुछ दिनों से खाने को देखकर उल्टी सी आने लगती है। कई बार तो उसकी स्मेल से भी उल्टी आती है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। रचना ने चेक किया और उससे कई तरह के सवाल पूछे। फिर डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट कराने को कहा। उसने टेस्ट करवाए। फिर वो वहीं बैठकर रिपोर्ट का इंतज़ार करती रही। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे फिर बुलाया और रिपोर्ट देखकर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हो। थैंक यू डॉक्टर। रचना बहुत खुश हुई। वो जल्द से जल्द ये खबर शेखर दादाजी और शिखा दीदी को देना चाहती थी। वो खुशी खुशी बाहर आ रही थी कि उसने सामने शेखर को देखा। वो अंदर वार्ड की तरफ जा रहा था। रचना हैरान हो गई कि ये यहाँ किससे मिलने आया है। कहीं कोई बीमार तो नहीं, कहीं दादाजी तो नहीं। सोचते ही वो शेखर के पीछे हो ली। उसने देखा शेखर एक प्राइवेट कमरे में गया है। वो भी जल्दी से वहाँ गई। वो दरवाजे से अंदर जाने ही वाली थी कि उसने तान्या की आवाज़ सुनी। आ गए तुम? कहाँ रह गए थे? मैं कब से वेट कर रही हूँ। अभी तो बाहर गया था, सुबह से रात तक यहीं तो होता हूँ। वो जतिन को फ़ोन करने गया था। पीछे से काम संभाल ले, शेखर बोला। रचना का सारा शरीर जम गया। ये क्या, शेखर इतने प्यार से बात कर रहे हैं। फिर तान्या की आवाज़ आई, कल तुम जल्दी चले गए थे। पता है जब मेरी आँख खुली और तुम पास नहीं थे तो मैं कितना डर गई थी। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाया करो। क्या तुम रात को यहाँ नहीं रुक सकते?
मैंने तो समझा तुम सो गई हो, मैं तो इसलिए चला गया था। अच्छा आज नहीं जाऊंगा, शेखर बोला। नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें यहीं रुकना होगा मेरे पास। ठीक है बाबा, ये लो सूप पी लो, शेखर बोला। रचना को चक्कर आ गया, उसके तो पैरों तले से जिससे किसी ने जमीन खींच ली हो। वो गिरते गिरते बची। उसे डर लग रहा था कि कहीं शेखर उसे देख न ले, तो वो जल्दी से वहां से बाहर आ गई। उसने टैक्सी की और घर की ओर चल दी। उन दोनों की बातें रचना के कानों में गूंज रही थी। उसे अपनी खुशी भी भूल गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो शेखर असली है जो घर में इसके पास होता है, या ये जो हॉस्पिटल में तान्या के साथ है, ये असली शेखर है। रचना बहुत ही परेशान हो गई थी। पहले उसने सोचा कि नीमा को बता दे, पर वो शेखर की बदनामी नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा पहले शेखर को बता देने दो, फिर सोचूंगी। शेखर ऐसे नहीं है, ज़रूर कोई मजबूरी होगी। जब बताना होगा वो खुद ही बता देंगे। वो घर पहुंची तो आंटी भी बाजार से आ गई थी। उसने पूछा, मैडम आप कहाँ गई थी? मैंने सारे कमरे देखे, आपको फ़ोन ही करने वाली थी। वो मैं हॉस काम से गई थी। रचना बताते बताते रुक गई। उसे पता था कि आंटी शेखर को बता देंगी, इसलिए उसने आंटी को भी नहीं बताया। वो अपने कमरे में आ गई। उसका दिल बहुत बेचैन था। वो रोई, बहुत रोई। उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी लगता कि शेखर ऐसा नहीं है, उसे धोखा हो रहा है, और कभी लगता कि नहीं, शेखर ऐसा ही है। उसने उस दिन जानबूझकर तान्या को यहाँ से निकाला होगा ताकि मुझे उन दोनों के बारे में पता न लगे। फिर सोचती कि 2 दिन में ऐसा क्या हुआ जो तान्या हॉस्पिटल में है और शेखर उससे मिलने जा रहा है। मुझे कुछ बताया भी नहीं। उसने शेखर को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने जतिन को फ़ोन मिलाया। जतिन बोला, हेलो। हाँ जी मैडम, क्या बात है? मैं शेखर जी को फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन बंद आ रहा है, रचना बोली। वो सर मीटिंग में है, इसलिए फ़ोन बंद कर देते हैं। कोई काम था क्या? जतिन ने पूछा। आजकल काम क्या बहुत बढ़ गया है, देर रात तक घर आते हैं। हाँ जी, कुछ दिन और ऐसे ही बिजी रहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, जतिन बोला। उस रात शेखर घर नहीं आया। उसका फ़ोन आया। हेलो रचना, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना, आंटी को यहीं रोक लेना। कब आओगे? रचना ने फिर भी पूछा। कल रात को वापस आ जाऊंगा, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रचना तकिए में मुँह छुपाकर रोने लग गई। वो बहुत रोई। अब उसकी किस्मत में रोना ही लिखा था। अब वो क्या करे? अब वो अकेली नहीं थी, एक नन्ही जान उसके शरीर में पल रही थी। सो वो उठकर खाना खाने चल दी। आंटी ने उसे खाना खिलाया और अपने घर चल दी। रचना ने नहीं रोका। वो आंटी को बताना नहीं चाहती थी। रचना सारी रात रोती रही। उसे पता था कि शेखर हॉस्पिटल में उसके साथ ही होगा। ऐसे में वो कैसे चैन से रह सकती थी? अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि शेखर उसे नहीं, तान्या को चाहता है। अगर ऐसा न होता तो वो उसके कहने पर रात को उसके पास नहीं रुकता। उसे ये फिक्र नहीं है कि मैं अकेले कैसी रहूँगी। हाँ, उसने हल तो कर ही दिया था कि आंटी को रोक लेना, पर मैं क्यों किसी को रोकूं? मेरा पति किसी और के साथ रात भर रुके और मैं किसी और को अपने पास रख लूं। वो यही सब सोचते सोचते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो तैयार हुई और हॉस्पिटल को चल दी। वो नीचे आई, नाश्ता किया, फिर आंटी से बोली, आंटी मैं नीमा से मिलने जा रही हूँ, कहकर वो निकल आई। उसे पता था कि नीमा अपने मामा के घर गई हुई है। आंटी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ जा रही है। उसने टैक्सी की और हॉस्पिटल पहुँच गई। वो वॉशरूम गई और उसने अपने मुंह पर मास्क बांध लिया और आंखों पर चश्मा लगा लिया। वो तान्या के कमरे की तरफ चल दी। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो दूर एक बेंच पर बैठी थी, उसके कमरे को देखती रही। डॉक्टर्स राउंड पर आए तो वापसी में उनके साथ शेखर भी बाहर आया। रचना ने उसे देखते ही एक मैगजीन निकाल कर मुँह छिपा लिया। अब कैसी तबीयत है? शेखर ने पूछा। स्टेबल है, अभी 1 दिन और रखेंगे, कल कुछ पता लगेगा, डॉक्टर बोला। डॉक्टर प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, शेखर बोला। डोंट वरी, हो जाएगा। फिर डॉक्टर्स उसके पास से गुजर गए। वो मुंह छिपाए बैठी रही। शेखर ने उसे देखा भी नहीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रचना यहाँ आ सकती है। वो वापस कमरे में चला गया। रचना घर वापस आ गई। आंटी ने उसे चाय बना कर दी। आंटी ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपका चेहरा सूजा हुआ क्यों है? कुछ नहीं आंटी जी, नींद नहीं आई इसलिए ऐसा हो गया है, अब सो लूँगी फिर ठीक हो जाएगा, रचना बोली।
वो अपने कमरे में आकर लेट गई। रात को शेखर घर आ गया। आज भी वो आंटी के जाने के बाद आया था। रचना ने उसे खाना गर्म करके दिया। शेखर चुप था। उसने रचना के चेहरे की तरफ भी नहीं देखा। रचना को उसमें बदलाव नजर आ रहा था, पर उसने कुछ न पूछा न कहा। उसे खाना देने के बाद वो आकर कमरे में लेट गई। शेखर स्टडी रूम में काम करके लौटा तो वो जाग रही थी, पर उसने सोने का बहाना किया। वो सोने के लिए बेड पर बैठा ही था कि फिर उसका फ़ोन बजने लगा। उसने रचना की तरफ देखा, फिर वो बाहर बालकनी में चला गया और फ़ोन ऑन करके बात करने लगा। रचना को दूसरी तरफ की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर शेखर की सुन रही थी। शेखर बोला, देखिए मेरी उससे बात कराइए। रचना को पता लग गया कि शेखर ने हॉस्पिटल फ़ोन किया है। शेखर फिर बोला, देखो ऐसा नहीं करते, मैं सुबह आ जाऊंगा, तुम चुपचाप सो जाओ, सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैं आ जाऊंगा। शेखर बहुत ही प्यार से बोल रहा था। रचना को समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। इससे पहले कि रचना कुछ और सोचती, शेखर ने उसे अपने बाहों में खींच लिया। रचना ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश की तो वो बोला, क्या हुआ, हिलो मत, चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर रचना चुपचाप सो गई। अगले दिन रचना उठी तो शेखर जा चुका था। रचना को पहले ही पता था, क्योंकि उसने उसका फ़ोन सुना था। रचना टेंशन में रहने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खाना खाकर ऊपर उसी स्टोर में गई और वही एल्बम खोलकर बैठ गई। उसने एक एक फोटो ध्यान से देखी। हर फोटो में शेखर प्यार भरी आंखों से तान्या को देख रहा था। हर ग्रुप फोटो में भी वो साथ थे। रचना एल्बम देखकर वापस अपने कमरे में आ गई। उसे नींद आ रही थी। उसे रात को अच्छी तरह नींद नहीं आई थी, सो अब आ रही थी तो वो सो गई। कुछ गिरने की आवाज़ से उसकी आंख खुली। बाहर कुछ गिरा था। वो उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि शेखर तान्या को गोद में उठाए साथ वाले कमरे में ले जा रहा था। तान्या ने उसके गले में बाहें डाल रखी थी। तान्या उसे देखते ही बोली, हेलो रचना, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? उसने ऐसी स्माइल मारी मानो रचना का मजाक उड़ा रही हो। रचना जवाब देती उससे पहले ही शेखर बिना मुड़े बोला, रचना तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। रचना का दिल बैठ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शेखर उसके साथ ऐसा करेगा। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। शेखर काफ़ी देर तक नहीं आया। फिर बुक लेकर पढ़ने बैठ गई। वो वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उससे कप गिर गया। वो वॉशरूम से वापस आई तो शेखर कमरे में बैठा था। वो रचना को देखकर बोला, एक रिक्वेस्ट है, तान्या की तबीयत खराब है, वो बड़ी मुश्किल से सोई है, तुम प्लीज़ आवाज़ कम करो। वो गलती से कप गिर गया था। रचना ने कहा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, वो अब जाने तक यहीं रहेगी, तुम अब घर पर ही हो, उसका ध्यान रखना। शेखर बोला, क्या हुआ है उसे? रचना ने डरते डरते पूछा। तुम जानकर क्या करोगी, तुम मस्त रहो, कहकर शेखर फिर बाहर चला गया। उसके कदमों की आहट से पता चल रहा था कि वो नीचे गया है। उसने सुना कि शेखर आंटी जी को कुछ हिदायतें दे रहा था। आंटी गुस्से में कुछ कह रही थी, पर शेखर कार स्टार्ट करके चला गया। कुछ देर बाद जब रचना नीचे गई तो आंटी किचन में काम करते हुए बुड़बुड़ कर रही थी। रचना ने पूछा, क्या हुआ आंटी, किस बात पर नाराज़ हो? सर का दिमाग खराब हो गया है, इसे फिर ले आए हैं। ये लिस्ट दे गए हैं मैडम के लिए बनाने के लिए और कह गए हैं कि उसका ध्यान रखना, उसे इस लिस्ट के मुताबिक खाने को देना। मैंने कह दिया मैं नहीं करूँगी तो बिना बोले निकल गए। आंटी बोली, देखो आंटी जी, वो बीमार है, हमें बीमार की मदद करनी चाहिए। शेखर भी वही कर रहे हैं, ठीक हो जाएगी तो चली जाएगी, कहकर रचना ने आंटी का गुस्सा शांत कराया। शेखर आज जल्दी वापस आ गया। वो आते ही तान्या के कमरे में चला गया। रचना अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसे कार की आवाज़ से ही पता चल जाता था कि शेखर आ गया है। फिर उसके कदमों की आहट उसके कमरे तक आई, पर वो रुके बिना ही आगे चला गया। रचना उसके कदमों की आवाज़ सुनते ही रह गई। आंटी चाय लेकर आई तो रचना बोली, आंटी जी चाय टेबल पर रख कर ढक दो, ये अभी उधर हैं, आकर पी लेंगे। क्या, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ, कहकर आंटी उसे बुलाने चल दी। आंटी वहाँ गई तो देखा कि तान्या बेड पर लेटी है और शेखर पास बैठा उसका सिर दबा रहा था। आंटी बोली, सर आप चाय पी लो, इनका सर मैं दबा देती हूँ। मैं सर दबा कर चाय पी लूँगा, आप इसके लिए पास्ता बना दो। आंटी ओके कहकर नीचे आकर काम करने लगी। शेखर फिर आया और उसके पास बैठ गया। रचना चाय पी रही थी कि उसे उल्टी आ गई।
वो बाथरूम में उल्टी करने गई। शेखर ने नोटिस भी नहीं किया, वो वापस आकर बैठ गई। शेखर बोला, तुम देखकर खाया करो, यूं ही अकड़ बकड़ मत खाया करो। देखो उल्टी आ गई, वैसे भी मोटी हो रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटी होना बुरी बात है, पर पौष्टिक खाना खाया करो। रचना कुछ नहीं बोली। उसने सोचा था कि अगर ये पूछेगा कि उल्टी क्यों आई है तो वो उसे अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बता देगी, पर उसने मोटी कहकर रचना का दिल और तोड़ दिया। रचना ने सोचा कि अब वो नहीं बताएगी। रात के खाने के लिए रचना नीचे आई तो शेखर तान्या को लेने चला गया। वो उसे पकड़ कर लेकर आ रहा था। रचना किचन में खाना देख रही थी। शेखर ने रचना को देखा तो उसने तान्या को छोड़ दिया। तान्या आकर रचना की सीट पर बैठ गई। तान्या, ये सीट मेरी है, तुम उस तरफ बैठ जाओ, रचना बोली। कोई बात नहीं रचना, सीट से क्या होता है, तुम यहाँ बैठ जाओ, शेखर बोला। रचना और आंटी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंटी सूप लेकर आई, वो टेबल पर रखने लगी थी कि तान्या ने टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। सूप तान्या पर गिर गया। तान्या एकदम उछलकर साइड हो गई, फिर भी जरा सा उसके पैर पर गिर गया। वो पैर पकड़कर बैठ गई। शेखर ने उसी समय पानी लेकर उसका पैर धोया, उसे ऊपर बिठाया, फिर आंटी से बोला, आंटी आप देखकर नहीं चल सकती? मैं तो देखकर चल रही थी, इसने टांग अड़ाकर गिरा दिया, आंटी बोली। उसकी बात सुनकर तान्या रोने लगी। आंटी अब ये ज़्यादा हो गया, आपने एक तो इस पर सूप गिरा दिया, ऊपर से इसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, शेखर आंटी से गुस्से में बोला। शेखर जी, आंटी क्यों झूठ बोलेंगी, रचना बोली। रचना, तुम ये कहना चाहती हो कि तान्या झूठ बोल रही है? मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है, शेखर बोला। रहने दो शेखू, तुम मेरे कारण रचना से मत लड़ो, ये दोनों मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती। तुम्हारे ऐसा करने से ये मुझसे नफरत करने लग जाएंगी। आई एम सॉरी आंटी, एंड रचना तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं ठीक होते ही चली जाऊंगी, तान्या ने रोते हुए कहा और वापस ऊपर चली गई। रचना और आंटी उसे देखते रह गए। शेखर बोला, देखा तुम दोनों ने, ये कितनी अच्छी है, जिसने गलती भी नहीं की फिर भी उसकी माफ़ी मांग रही है, और तुम दोनों बिना बात के इसे बोल रही हो। मानता हूँ कि ये तुम दोनों को पसंद नहीं है, पर घर आए मेहमान है, ऐसा तो ना करो उसके साथ। शेखर ने पास्ता की प्लेट उठाई और उसके पीछे चला गया। रचना और आंटी खड़े देखते रह गए। रचना की आंखों में पानी था। वो आंटी से बोली, ये क्या हुआ आंटी, ये लड़की तो बहुत ही चालाक है। इसलिए तो मैं कह रही थी मैडम, मुझे ये सच में पसंद नहीं है। आप उसके कारण सर से न लड़िए, बैठिए आप खाना खाइए, आंटी बोली। नहीं आंटी जी, मुझे भूख नहीं है, रचना ने रोते हुए कहा और ऊपर चली गई। वो अपने कमरे में जाने लगी तो उसने सोचा कि वो शेखर के लिए तान्या से माफ़ी मांग आती है। वो उसके कमरे के पास गई तो दरवाज़ा बंद था। इससे उसे गुस्सा आ गया कि उसका पति किसी गैर लड़की के साथ दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठा है। रचना दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि तान्या की आवाज़ आई, शेखर तुम जाओ, वरना तुम्हारी रचना नाराज़ हो जाएगी। मेरे जख्म की फिक्र क्यों करते हो? ये जख्म उससे तो बहुत छोटा है, जो तुमने मुझे छोड़कर उससे शादी करके मुझे दिया है। थैंक्स शेखू। शेखर बोला, तान्या तुम्हें जो समझना है समझ लो, पर तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना मजबूर था। मुझे दादाजी के कहने पर यह शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम चिंता किस बात की करती हो? रचना दरवाज़ा खोल कर आई। उसने देखा कि तान्या और शेखर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उसके कदम वहीं ठिठक गए, वो कांप गई। वो उसी वक्त दोबारा दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर तान्या ने रचना को देख लिया था, पर उसने शेखर को पता भी न लगने दिया। शेखर ने पूछा, कोई था क्या वहाँ? तान्या ने आंखें साफ करते हुए नहीं में सिर हिला दिया। शेखर उसके पैर पर दवाई लगाने लगा। उसे पता नहीं था कि उसके साथ वाले कमरे में रचना पर क्या बीत रही है। रचना अपने कमरे में बहुत देर रोती रही। शेखर ने उससे शादी सिर्फ दादाजी के कहने पर की है। उन्हें सिर्फ अपनी कंपनी की चेयरमैनशिप चाहिए थी, इसलिए शादी की। मेरे साथ जो भी हुआ सब समझौता था, वो सोचती रही। फिर अचानक से उठी और उसने अलमारी में से वो कागज़ निकाले जो दादाजी ने उसे दिए थे। उसमें एक पेपर शेयर ट्रांसफ़र का भी था, जो इसने जतिन जी से बनवाया था, क्योंकि ये शेयर शेखर के नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहती थी, पर शेखर ने साइन करने नहीं दिए थे। उसने वो पेपर निकाला और उस पर साइन करके टेबल पर रख दिया।
उसने अपना सूटकेस निकाला जिसमें वो कपड़े थे जो उसकी माँ बाप ने शादी में दिए थे, और वो चुपचाप नीचे आई। वहाँ कोई नहीं था। आंटी और बाकी सब घर चले गए थे। रचना ने धीरे से दरवाज़ा खोला, एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर उसने बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और सड़क पर निकल आई। वो चली जा रही थी। फिर उसने टैक्सी की और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। उसने वहां लास्ट स्टॉपेज की टिकट ली और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठते ही वो अपने ख्यालों में खो गई। मैं अगर मम्मी पापा के पास जाती तो उन्हें क्या कहती कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। मैं कैसे इनकी बदनामी करती। उन्होंने अगर मुझसे प्यार नहीं किया तो न सही, मैंने तो उनसे प्यार किया था। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। मैं कहीं दूर जाकर अपने बच्चे को पाल लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सोचते सोचते वो सो गई। इधर शेखर के घर पर तान्या के सोने के बाद शेखर अपने कमरे में आया। रचना वहाँ नहीं थी। उसने सोचा कि वो स्टडी में पढ़ रही होगी, सो वो नहाने चला गया। वो नहाकर कपड़े बदल कर वो कमरे में आया तो रचना अभी भी नहीं आई थी। वो स्टडी की तरफ जाने लगा कि उसका हाथ टेबल पर पड़े पेपर पर गया। उसने पेपर देखे। रचना ने क्यों साइन किए, उसका फ़ोन भी वहीं पड़ा था। वो स्टडी रूम की तरफ चल दिया। उसने कमरा खोला, रचना वहाँ भी नहीं थी। अब उसे थोड़ी चिंता हुई। वो जल्दी से नीचे गया, नीचे भी कोई नहीं था। वो फिर अपने कमरे में आया। उसने अलमारी खोल कर देखी। उसने देखा कि रचना का सूटकेस नहीं है। वो परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से बाहर आया। उसने कार ली और सड़क पर निकल गया। उसे वो हर तरफ देख रहा था, सड़कों पर, बाजार में, उसे कहीं भी वो नज़र नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि वो अपने मायके चली गई होगी। अगर इस वक्त फ़ोन करूँगा तो सब क्या सोचेंगे, पर उससे रहा भी नहीं जा रहा था। उसने नीमा को फ़ोन किया। हेलो नीमा, वो रचना का फ़ोन आया था क्या? नहीं तो क्या हुआ, आपने फ़ोन करके देखना था। रचना मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई है, फ़ोन भी यहीं छोड़ गई है। क्या उसके घर फ़ोन करके पूछोगी कि वो वहाँ है क्या? शेखर बोला। हाँ वही होगी, वो पागल है, भला ऐसे भी कोई नाराज़ होकर जाता है। मैं पता करके आपको बताती हूँ, नीमा बोली। उसने रचना के पापा को फ़ोन किया। हेलो अंकल, मैं नीमा बोल रही हूँ, सब ठीक है? रचना कैसी है? हाँ बेटा सब ठीक है, रचना भी ठीक ही होगी, जब से छुट्टियां हुई है आई ही नहीं है, रचना के पापा बोले। सुनकर नीमा के होश उड़ गए। उसने फ़ोन काट कर शेखर को फ़ोन किया। हेलो जीजाजी, रचना वहाँ भी नहीं है, कहाँ गई होगी ये लड़की, रात होने वाली है, ये ऐसा कैसे कर सकती है। अच्छा नीमा मैं देखता हूँ, अगर मिल गई तो बात कराता हूँ तुमसे, कहकर शेखर ने फ़ोन रखा और आंटी के घर गया। उसे लगा कि आंटी भी अभी घर गई होंगी, तो क्या पता वो आंटी के साथ चली गई हो। उसने आंटी का दरवाज़ा खटखटाया। आंटी आई। सर आप, क्या हुआ? आंटी रचना आपके साथ है? नहीं तो, मैं तो बहुत पहले ही आ गई। क्या हुआ मैडम को? उसने शेखर को अंदर बिठाते हुए कहा। मैं जब तान्या को सुला कर आया तो वो घर में नहीं थी। मैं आधे घंटे से उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं है। शेखर ने अपना माथा पकड़ लिया। सर गलती आपकी है, आपको उस तान्या मैडम को नहीं लाना चाहिए था। उस पर आपने मैडम को उसके सामने डांटा, उन्हें बुरा लगा होगा। आपके जाने के बाद वो रो रही थी, आपने शायद देखा नहीं, पर कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी। वो रोज़ रोती थी, हर सुबह उनकी आंखें सूजी होती थी। आंटी ने रोते हुए कहा। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं क्या बताती आपको, खुद देखना चाहिए था। अब उनके घर पता करके देखा? मैंने पता किया था, वो वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी। आप घर चले जाइए, तान्या अकेली है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ, कहकर वो वहाँ से आ गया। कार में बैठते ही उसने फ़ोन मिलाया। हेलो जतिन, जल्दी से घर बस स्टैंड आओ। और वो उठकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। बस स्टैंड पहुंचकर उसने वहां खड़ी बसों को देखा, किसी में भी वो नहीं थी। इतने में जतिन आ गया। जतिन उसके पास आया। कौन आया है सर? रचना घर पर नहीं है, कहीं चली गई है, शेखर बोला। क्या? कहाँ चली गई वो? जतिन ने पूछा। पता नहीं जतिन, मैं फंस गया, मैं क्या करूं, मेरी रचना ढूंढ कर ला दो जतिन। शेखर का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सर टेंशन न करो, बात क्या हुई थी? शेखर ने उसे सारी बात बताई। फिर बोला, मुझे नहीं पता था कि तान्या का होना उसे इफ़ेक्ट करता है। आंटी ने बताया कि वो कुछ दिन से परेशान थी, हो सकता है मेरे लेट आने के कारण वो परेशान होती होगी। ऊपर से तान्या के आने से वो परेशान हो गई।
अगर उसे दिक्कत थी तो बात तो करती, उसने कभी मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। शेखर बोला। सर फ़र्क तो पड़ता ही है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि तान्या मैडम को होटल में ठहरा दो, आप उसे घर ले गए। जतिन बोला। घर से निकाल तो दिया था, देखा नहीं उसने क्या किया। चलो छोड़ो, पहले रचना को ढूंढो। शेखर बोला। सर क्यों ना हम आपके पास के एरिया के सीसीटीवी चेक करें। जतिन बोला। हाँ चलो। शेखर उसे लेकर अपने एरिया की सीसीटीवी रूम में गया। शेखर और जतिन अपने एरिया के सीसीटीवी रूम में सीसीटीवी फुटेज देखने लगे। उसमें रचना सूटकेस लिए जाती नजर आई। जतिन ने टाइम देखकर कहा, सर ये देखिए, वो 4 घंटे पहले यहाँ से निकली हैं। शेखर परेशान हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सड़क का फुटेज देखा, उसमें रचना किसी टैक्सी में बैठकर जाती दिखी। उसने टैक्सी की फ़ोटो खींचकर उसका नंबर निकाला। फिर वो टैक्सी स्टैंड गए, वहाँ पर नंबर दिखाकर उन्होंने पूछा, हमें इस टैक्सी वाले का पता करना है, ये कहाँ मिलेगा। जी ये अभी अभी यहाँ से गया है। वो कहाँ मिलेगा। क्या बात है साहब, उसने कुछ गलत किया क्या। नहीं, असल में उसने मेन रोड से एक लड़की को कहीं ले गया है, हमें उसके बारे में पूछना है। जतिन बोला। अच्छा जी, वो ना उस मोड़ पर जो ढाबा है वहाँ मिल जाएगा, खाना खाने गया है, उसका नाम सुदेश है, उसने बताया। वो लोग जल्दी से उस ढाबे में पहुँचे। उन्होंने वहाँ टैक्सी खड़ी देखी। फिर जतिन अंदर जाकर एक एक बंदे को पूछने लगा कि ये टैक्सी किसकी है। तब शेखर ने ऊंची आवाज़ में पूछा, यहाँ सुदेश टैक्सी वाला कौन है। जी मैं हूँ, क्या काम है, सुदेश ने पूछा। वो जल्दी से उसके पास आए। शेखर ने उसे रचना की फ़ोटो दिखाकर पूछा, इस लड़की को लेकर गए थे तुम। हाँ जी, इसे मैंने रेलवे स्टेशन उतारा था, टैक्सी वाले ने जवाब दिया। कितनी देर पहले छोड़ा था। शेखर ने फिर पूछा। जी घंटा 1.5 घंटा हो गया होगा, उसने जवाब दिया। शेखर जतिन को लेकर उसी वक्त स्टेशन की तरफ चल दिया। शेखर बोला, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तान्या को लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने ये कैसे सोचा कि रचना को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उस दिन जब तान्या ने मुझे अकेले में बात करने को बुलाया था तो उसने कुछ नहीं पूछा था। जब मैं बताना चाहता था तो भी उसने कुछ नहीं कहा, न ही कुछ पूछा। तो मैंने सोच लिया कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सर कुछ लड़कियां कहती नहीं हैं पर मन में ही असर कर लेती हैं। ठीक है, गुस्सा थी तो पापा के घर चली जाती, ये ट्रेन पकड़कर कहाँ चली गई, अब कहाँ ढूंढूं उसे। शेखर बोला। रात के 10 बज गए थे। वो स्टेशन पर पहुँचे। उन्होंने पहले सारा स्टेशन चेक किया। फिर वो एक्वेरी में पहुँचे और पूछा, जी 1.5 घंटे पहले कौन सी ट्रेन गई है। जी शिमला जाने वाली ट्रेन गई है। ओह, तो वो दादाजी के पास गई होगी। शेखर बोला। ये ट्रेन परवाणु कितने बजे पहुँचती है। शेखर ने पूछा। जी कोई 4 घंटे लेती है पहुँचाने में। वो लोग स्टेशन के बाहर आ गए। कुछ देर सोचने के बाद फिर बोला, जतीन मैं दादाजी के घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम कंपनी संभाल लेना, तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ। कहकर शेखर इसी वक्त कार लेकर निकल पड़ा। इस वक्त उसे सिर्फ रचना की फिक्र थी। इतनी रात को पता नहीं कैसे होगी, मैं ही पागल हूँ, तान्या को संभालने के चक्कर में रचना को भूल गया। मैं उसे मना कर ले आऊँगा, वो बिना रुके चले जा रहा था। उसने आइडिया लगाया कि वो मुझसे 1.5 घंटे पहले गई है, पर ट्रेन कार से 1 घंटे लेट पहुँचती है। अगर मैं थोड़ा तेज़ चलाऊँ तो उसके बराबर पहुँच जाऊँगा। उसने कार तेज़ कर दी। रात होने के कारण सड़क पर दिन के मुकाबले कम ट्रैफिक था, या कहिए कि ट्रैफिक था ही नहीं। शेखर 2.5 घंटे में स्टेशन पहुँच गया। ट्रेन कुछ देर पहले ही आई थी। लोगों को भीड़ अंदर से बाहर को आ रही थी। शेखर उस भीड़ में रचना को तलाशने लगा। रचना भीड़ में उसके पास से गुजर गई और उसे पता ही नहीं चला। क्या शेखर रचना को ढूंढ पाएगा। जब रचना को पता चलेगा कि शेखर भी दादाजी के पास आया है तो क्या रचना अपना इरादा बदल लेगी। आखिर रचना की ज़िंदगी उसके बच्चे के साथ उसे किस मोड़ पर ले जाएगी। जब शेखर को पता चलेगा कि गायब रचना के साथ उसके होने वाला बच्चा भी है तो शेखर पर क्या बीतेगी। जब दादाजी को पता चलेगा कि तान्या की वजह से रचना ने घर छोड़ दिया है तो दादाजी शेखर के साथ क्या करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।